मोदी के मंत्रिमंडल में सवर्णों का बोलबाला, बहुजनों को आखिर मिली कितनी भागीदारी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। एनडीए गठबंधन की सरकार अब देश में बन चुकी है और मंत्रिमंडल भी कहीं न कहीं अब जिस तरीके से जाहिर हो चुके हैं कि किसके पाले में, किसके हाथों में जिम्मेदारी होगी। और जिस तरीके से 71 जो मंत्री बनाए गए हैं, उसमें खास तौर पर आपको मैं बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ मंत्रिमंडल में हेराफेरी देखी जा रही है, सवर्णों का आखिर कैसे बोलबाला है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा और धार्मिक अल्पसंख्याक को कितनी क्या कुछ भागीदारी मिली है। ये तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा बातचीत करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ भागीदारी तो मिली है, लेकिन उस भागीदारी पर बहुजनों का कितना अधिक वहां पर वर्चस्व होगा या फिर उनकी बात कितनी ज्यादा सुनी जाएगी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। इन तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा बातचीत करने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नेशनल चौपाल चैनल के को फाउंडर इंजीनियर स्नेहा जी, इसी के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एडवोकेट अभिषेक कुमार जी। आप दोनों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत नमस्कार, बहुत जय भीम। स्वागत है जी। आप हमें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर हमें ट्विटर एक्स पर देख रहे हैं तो वहां फॉलो जरूर करें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप शेयर करें तमाम अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, जिसके कारण जो हमारी बात है, जो हमारी चर्चा है, वो बहुजन समाज के कहने के आखिरी तबके तक पहुंच सके। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगा अभिषेक जी आपसे, और जानना चाहूंगा कि जो मंत्रिमंडल आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन के जरिए जो सरकार देश में बनी है, इस एनडीए गठबंधन में जो भागीदारी है, उस भागीदारी को लेकर और जो मंत्री पद जो दिया गया है, उस मंत्री पद को लेकर आपका अपना क्या विश्लेषण? जी देखिए, हमारा क्या विश्लेषण है ये अलग मैटर है। जी सवाल है ये है कि इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो एक विचारधारा के तहत बनी हुई, जी उनकी एक विचारधारा है। और भारतीय जनता पार्टी की भी एक विचारधारा है। वो इस देश के जो परंपरावादी विचार हैं उनके साथ है। और जी अगर उनके विचार के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने, हम जिनको आज बोल रहे हैं पिछड़ा, दलित, उनको बहुत ज्यादा भागीदारी दी है। अगर ये जी भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं, जो जो वैचारिक आधार है, उस आधार पे अगर देखा जाए तो। लेकिन संविधान के आधार पे देखा जाए, संविधान ने उनके सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूरी खड़ी कर दी है कि अगर वो पिछड़ों को, दलितों को, अगर वो शासन में, प्रशासन में भागीदारी नहीं देंगे तो अगली बार उनको जो है सत्ता में वापस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम्म इस बात को ध्यान में रखते हुए तो दलित और पिछड़ों को कहाँ एडजस्ट किया जाए, तो उन्होंने कोई भागीदारी नहीं दी है, उनको एडजस्ट किया है। जी 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 अब आप देख लीजिए, जो कोर मिनिस्ट्री होती है उसमें हम्म एक भी पिछड़ा नहीं है, एक भी दलित नहीं है। चाहे वो हम्म, फाइनेंस की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, चाहे जी एक्सटर्नल अफेयर्स की हो, तो ये, चाहे हेल्थ की हो, जी इसमें कोई भी दलित और पिछड़ा आपको मिनिस्टर देखने को नहीं मिलता। ये बात हम्म बताती है कि भारतीय संविधान के कारण भारतीय जनता पार्टी मजबूर है अपनी विचारधारा के साथ समझौता करने के लिए। हम्म और उस समझौते के तहत दलित पिछड़ों को जो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने दिया है। हम्म जी। तो बिल्कुल एक अहम बात यहाँ पर अभिषेक जी के जरिए की गई है। मैं दर्शकों को बता दूं कि तकरीबन 31 मंत्रियों के साथ में जो मोदी की कैबिनेट देखी जा रही है, अब भारत सरकार जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें तकरीबन 21 जो सवर्ण समाज से है सांसद है, 27 ओबी समाज से है, 10 दलित समाज से है, 5 आदिवासी और 5 धार्मिक अल्पसंख्याक समाज से है। इसमें एक सबसे बड़ी बात है जो सुर्खियों में चल रही है कि मुस्लिम समाज की कहने की भागीदारी इस पूरे के पूरे मंत्रिमंडल में नहीं है। मुस्लिम मुक्त कहने की सरकार बन चुकी है, ऐसा भी कहने के सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है, लोग लिख रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे स्नेहा जी? हाँ माइक जी। ऑन कर लीजिए जी। आज आप पूरे न्यूज़ मीडिया देख लीजिए, सारा का सारा
या फिर आप टाइप करिए। मेन स्ट्रीम की मीडिया की आज की तारीख में यही हेडिंग है कि मुस्लिम मुक्त भारत सरकार। ये जो हेडिंग है ये भारत के लोकतंत्र के जो मूल्य है उसके खिलाफ है। ये जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस शब्द का मतलब यह है कि इस देश के अंदर जो मुस्लिम समाज है, जिसे हम भारत का नागरिक मानते हैं, आज की तारीख में सरकार, मीडिया उन्हें नागरिक भी मानने के लिए तैयार नहीं। एक समय ऐसा हुआ करता था कि मुस्लिम समाज वोट बैंक भी रहा करता था। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने उसे ऐसा बना दिया कि उसे वोट बैंक मानने के लिए भी कोई खुलेआम बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के कोई और ऐसा नेता नहीं है जो मुस्लिम समाज को वोट बैंक के तौर पर देखे और उनके वेलफेयर की बात करें। तो तमाम लोग जो है मुस्लिमों से कटते हुए नजर आए। अखिलेश यादव हो, चाहे तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, इन लोगों ने मुस्लिमों से या मुस्लिम समुदाय से अपने आप को अलग करने की कोशिश की। ये असर भारतीय जनता पार्टी का रहा और यही असर आज की तारीख में मीडिया पर भी है और मीडिया भी इस बात का खूब प्रचार कर रहा है। आप पोर्टल उठाकर देखिए, जो अपने आप को नेशनल मीडिया कह रहे हैं, उनके पोर्टल्स देखिए, उन्होंने भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि मुस्लिम मुक्त भारत सरकार। ये शब्द कहीं जब आप देखेंगे तो इस शब्द में काफी बड़ी गहराई है और ये शब्द टच करते हैं भारत के संविधान ने जिन लोगों को अधिकार दिए, जिन लोगों को सभी लोगों को अधिकार दिए, लेकिन ये समझ आता है कि सरकार, मीडिया और इस देश की जो अपने आप को विपक्ष में बैठने वाले जो लोग हैं वो भी मुस्लिम समाज को इस देश का अभिन्न अंग मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि मुस्लिम समाज को इन्होंने आज की तारीख में, देखिए भारतीय जनता पार्टी पावर तो देती नहीं है। आपने जिन लोगों के नाम गिनाए, जो आंकड़े गिनाए कि 10 इतने हैं, 12 इतने हैं, 21 इतने हैं, इन लोगों को पावर नहीं मिलता है जी। अभी भी द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति है, इनको पावर नहीं मिला है, इनको पोजीशन मिली है। रामनाथ कोविंद को भी पोजीशन मिली थी, इनके पास पावर कुछ नहीं। इनका पावर होता तो इनको मंदिर में जाने से रोका नहीं जाता। इनके पास पावर नहीं होती, इनके पास ताकत नहीं होती, ये कुछ फैसले नहीं कर सकते, लेकिन एक मुखौटा, एक चेहरा ये अपने पास जरूर रखते हैं ताकि ये पोस्टर बॉयज के तौर पे, पोस्टर गर्ल्स के तौर पर भविष्य में काम आए। लेकिन इन्होंने पोस्टर बॉयज के तौर पे मुसलमानों के ना वोट बैंक को रखा, ना उनके वोट बैंक को लाने के लिए कोई पोस्टर बॉय रखा। पिछले बार तो भी कम से कम रखा था, आज नहीं रखे। इसका मतलब ये है कि भारत के संविधान के मूल भावना को कहीं ना कहीं हर्ट करने का बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये काम कांग्रेस ने भी किया, यही काम समाजवादी पार्टी ने किया। नमाज शब्द का इस्तेमाल करना भी अगर उसको अखिलेश यादव को सही नहीं लग रहा, इसका मतलब ये हुआ कि समाजवादी पार्टी को भी मुस्लिमों का वोट चाहिए था, वोट बैंक के तौर पर नहीं। खाली वोट दे दो, अभी देख लेंगे बाद में 2027 में क्या होगा, वो बात की बाद में। इस प्रकार से उनका टेम्पररी वोट ट्रांसफर करने के लिए का प्रयास किया गया, लेकिन उनके लिए लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए इन लोगों ने स्पेस नहीं रखा। जी पराग जी। बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभिषेक जी ने भी तमाम वो बातें कही कि भागीदारी के आधार पर तो भले ही ओबी समाज को, दलित समाज को और धार्मिक अल्पसंख्यक खासतौर पर आदिवासी समाज को उनकी भागीदारी दी गई है, लेकिन क्या जितनी भागीदारी या फिर जो भी मंत्रालय इनको दिया गया है, क्या अपने इस मंत्रालय के जरिए बहुजन समाज को खासतौर पर न्यायिक तौर पर जो कहने के बंटवारा है या फिर जो देने वाली प्रक्रिया है, क्या उतनी ईमानदारी से खासतौर पर ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज से, मुस्लिम समाज से, आदिवासी समाज से आने वाले लोगों के माध्यम से हो पाएगी, ये उनसे उम्मीद की जा सकती है? सर परागी, एक बार अपना सवाल दोहराइए तुम। मेरा ये कहना है कि जो दलित समाज से जो मंत्रालय जिनको मिला है, जो सांसद बने हैं, ओबी समाज से जो लोग सांसद बने हैं जिनको मंत्रालय दिया गया है, या फिर अगर कहेंगे आदिवासी समाज से जो लोग हैं, ये अगर अपने मंत्रालय के जरिए जो भी काम अपने मन मस्तिष्क से करना चाहे, अपने अधिकारों के आधार पर कहना चाहे, तो क्या बीजेपी और मोदी की सरकार इसके लिए तैयार हो जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं एक जो उनका चेहरा है, जो मनुवादी विचारधारा है, उसके मुताबिक वो निर्णय लेंगे? पराग जी देखिए,
आपके सवाल का जो उत्तर है वो इस बात पे निर्भर करता है कि इनका चरित्र कैसा है। जी। ये इनका अपने समाज के प्रति कन्विक्शन क्या है, अपने समाज के प्रति इनका कमिटमेंट क्या है। संविधान मंत्री बनने के कारण इनको पूरी तरह से आजाद करता है कि अपने समाज या जनता के हित में ये फैसला ले। अगर इनका चरित्र जनता के प्रति उत्तरदायी होगा तो जरूर ये दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक आदिवासियों के हित में फैसला लेंगे। अगर इनका चरित्र ही उस तरह का नहीं है, जितने भी मंत्री बने हैं, तो आप इनको कितना भी बड़ा मंत्री बना दीजिए, उससे कोई समाज का भला होने वाला नहीं है। तो ये आपके सवाल का जो उत्तर है वो उसका जो आधार है इनका चरित्र और इनका अपने समाज से क्या कमिटमेंट है, कितना ये अपने समाज के प्रति अपने आप को महसूस करते हैं कि उस समाज के उद्धार में इनका योगदान। तो इस पे डिपेंड करता है कि क्योंकि संविधान इनको पूरी ताकत देता है। संविधान के तहत ये लोगों के वेलफेयर के लिए पूरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके 35 तक और 36 से लेके और 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनको पूरी तरह से फ्री करता है कि जनता के हित में ये फैसला लें, लेकिन ये इनका चरित्र है कि ये क्या करते हैं। जी। और एक और बात मैं बताना चाह रहा था जी। मुस्लिम को लेके कि मुस्लिम्स मिनिस्टर के ऊपर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जब गई तो उन्होंने एकदम क्लियर किया कि हम 80-20 के नारे के साथ जा रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं को रिकॉग्नाइज किया कि 80% हिंदू और 20% मुस्लिम। तो उन्होंने क्लियर कट ये बात बोली कि ना हम मुस्लिमों को टिकट देंगे, ना हमें मुस्लिमों का वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस स्पष्ट विचार के साथ चुनाव में गई। और जब जो पार्टी अपने विचारों पे स्पष्ट है तो उस पार्टी की अगर सरकार आएगी तो उस तरह का मंत्रिमंडल देखने को मिलेगा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ है, तो जिन अल्पसंख्यक समुदायों को साथ है उनकी भागीदारी उन्होंने मंत्रिमंडल में दिया है, लेकिन वो मुस्लिमों के समायोजन के अपने खास करके अपनी पार्टी में वो समायोजन नहीं चाहते हैं, तो इसलिए मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन खासकर वहां नहीं है। तो उनकी अपनी विचारधारा के तहत जो है उन्होंने मंत्रिमंडल गठित किया है और वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब सवाल दूसरा है कि जो मुस्लिम हितैषी लोग हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे अपने आप को हिंदुओं के साथ और माइनॉरिटीज के साथ एसोसिएट करें ताकि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां उनको नेग्लेक्ट न कर पाए। क्योंकि जब तक आप दूसरे को मौका देंगे कि वो आपको नेग्लेक्ट करे, तब तक आप उससे अपनी मजबूती का आप जो है कोई भी एविडेंस नहीं ले सकते। तो ये मुस्लिम समुदाय के ऊपर भी है, ये उनके ऊपर उनकी भी ड्यूटी है कि वो अन्य हिंदू समुदाय और अन्य माइनॉरिटी के समुदायों के साथ अपने आप को एसोसिएट करें, आइसोलेट नहीं करें, एसोसिएट करें, ताकि कोई भी विचारधारा उनको जो है, चाहे वो टिकट के मामले की बात हो, चाहे वोट लेने देने के मामले में हो, वो उनको जो है 80-20 का नारा न दे पाए। तो ये मुस्लिम्स को लेके खासकर मेरा कहना है। जी। 4 जून और उसके बाद 4 जून से लेकर तो 8 जून के बीच में 2 नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने रहे जब इस 24 के चुनाव के नतीजे आए। नीतीश कुमार और जिस तरीके से जो कहीं ना कहीं जो साउथ में जिनकी एक बड़ी पार्टी है, जिनके मदद से एनडीए गठबंधन बन पाया है, तो ये जो 2 नाम देखे गए हैं नीतीश कुमार के जरिए, लेकिन उसके बाद जब सरकार में देखा जाए तो कैबिनेट के मंत्री के तौर पर भी या फिर भागीदारी के तौर पर जो कहीं ना कहीं मंत्रालय मिलने चाहिए थे, जिनके बदौलत सरकार बन पाई है, उनका भी नाम कहीं ना कहीं इस भारत सरकार के बीजेपी के एनडीए गठबंधन के इस मंत्रालय में देखा नहीं जा रहा। इसके पीछे की क्या कुछ वजह मानते स्नेहा जी? जी देखिए, इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़ा है और इंडी अलायंस जो है वो पूर्ण तरीके से विफल रही बीजेपी को रोकने में।
या फिर ये कहे कि इंडिया अलायंस का मकसद नहीं था भारतीय जनता पार्टी को रोकना। और ये हम इसके पहले भी बार बार कह चुके हैं कि इंडिया अलायंस बीजेपी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को स्पेस, अपने आप खुद के लिए स्पेस बनाने के लिए चुनावी मैदान में है। ये कांग्रेस का यही चेहरा है। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इनको जी अभी जो जिस प्रकार से उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है आंकड़ा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास है, चंद्रबाबू नायडू को माइनस कर दो, नीतीश कुमार को माइनस कर दो, उसके बाद भी बीजेपी जो है वो अपने आप में सक्षम मानती है कि वो सरकार बना सकती है, और यही कारण है। और अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर वो विश्वास भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि इनको जो नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए वो भाजपा में नहीं जाएंगे, उन्हें स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन पर अभी विश्वास नहीं जता पा रहे। ऊपर से अगर रही बात ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन की, तो भाजपा समर्थित जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र से जो कोलैब कर पा रहे हैं, उन लोगों को उन्होंने स्पेस दे चुके हैं, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। इनके जाने से या नहीं जाने से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, और यही बहुत बड़ा कारण है। जी पराग जी। बिल्कुल। जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के दौरान हमारी यही कोशिश है कि जिस मोदी के मंत्रिमंडल में जो भागीदारी की बात की जा रही है, वो भागीदारी तो देने का काम किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिनको भागीदारी मिली है, क्या वो अपने समाज के लिए उतनी मजबूती से क्या खड़े हो पाएंगे? उनके सवालों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर क्या उनके तरफ से कोई निवारण होगा, या फिर संसद के अंदर में सिर्फ बीजेपी की विचारधारा को लेकर ही उनको अपने आप को शरण देना होगा, या फिर जिस तरीके से आला कमान से जो चीजें निकल कर आती उसको ही अमल में लाने का काम करना पड़ेगा। तो बहुत ही अहम चर्चा हम कर रहे थे। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अब जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की सरकार तो बन चुकी है, लेकिन जो विश्वास पत्र है या फिर जो भी चीज अब संसद की जो प्रक्रिया है, उस संसद की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अब क्या लगता है कि जो पीछे आने वाले 5 साल की जो सरकार है वो एनडीए गठबंधन के जरिए इसी तरीके से चलाई जाएगी, या बीच में कुछ न कुछ जो एक बड़े राजनीतिक फेरबदल देखे जा सकते हैं एनडीए गठबंधन को, एनडीए इस सरकार को चलाने के बीच या इस दौरान? पराग जी, ये सवाल जो है ना कंप्लीटली स्पेकुलेशन का है कि अभी तो सरकार बनी है, पिछले 10 सालों से सरकार चल रही है, और आपको पता है कि राजनीति का सिद्धांत ये कहता है कि जिसके पास सत्ता होती है उसके पास लोग होते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत सरकार बनाई है तो सबसे बड़ी पार्टी है, और बीच में फेरबदल करने की मुझे हैसियत किसी में नजर नहीं आती। इंडिया गठबंधन के लोग चूंकि बहुत उत्साहित तो थे, लेकिन वो उत्साह उनका बहुत ज्यादा समय तक चला नहीं। जी, क्यों नहीं चला? क्योंकि वो जितना भी गुणागणित कर सकते थे राजनीति के लिहाज से, तो उन्होंने करके देख लिया है कि उनके पास समर्थन नहीं है। और दूसरी बात, जिस तरह का नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है, मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई भी या निकट भविष्य में भी कोई भी पार्टी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करेगी, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो। हाँ, मुझे ऐसी जरूर आशंका है कि बाकी और सारे लोग इनके गठबंधन में जरूर आ सकते हैं। वो हो सकता है इंडी गठबंधन को छोड़ के बहुत सारी पार्टियां आ सकती हैं। तो भविष्य में ये कहना कि सरकार को अस्थिर हो सकती है, ये कंप्लीटली मुझे जो है एक स्पेकुलेशन लगता है, इसमें संभावना बहुत कम है। जी, ये सवाल पूछने के पीछे का यही कारण है कि लगातार इंडिया गठबंधन के पहले से ये बात कही जा रही है कि ये जो एनडीए गठबंधन से बनी सरकार है, इसका भविष्य ज्यादा कुछ समय का नहीं है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। और तमाम तरीके से जो सवाल है ये एनडीए गठबंधन को लेकर, इस पूरे की पूरी सरकार को लेकर उठाए जा रहे हैं। उसके पीछे की क्या वास्तविकता है वो भी मैंने जानने समझने के लिए या फिर तमाम दर्शकों को पता होने के लिए सवाल किया है। जी,
जी सर, कहिए। मैं इसमें मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो केवल उत्साहित हो गए हैं। हम्म। सच्चाई से वो आंख मूंदे हुए हैं हम्म। कि जो पार्टी जो है राज्य सरकारें चलती हुई तोड़ लेती है, हम्म। चलती हुई राज्य सरकारों को क्या है अस्थिर करके दूसरी सरकार बना देती है, जो राजनीतिक कुशलता में इतना ज्यादा एक्सपर्ट है, तो हम्म। इंडी गठबंधन को सोचना चाहिए कि क्या उसके सत्ता में रहते हुए इंडी गठबंधन क्या ऐसा काम कर पाएगी कि उनके गठबंधन के लोगों को तोड़ ले। हम्म। तो मुझे नहीं लगता, ये उनका कहना है, एक वर्जन वो बना रहे हैं। जैसे उन्होंने इंडी गठबंधन के लोगों ने अभी दलित समाज को भ्रमित करने के लिए संविधान का मुद्दा जो है लेके गए कि संविधान खतरे में है। तो इस तरह के फॉल्स नैरेटिव इंडी गठबंधन के लोग भले से क्रिएट कर लें, अपने मन को भले से जो है कुछ देर के लिए जो है फील गुड करा लें, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि जिन लोगों का पिछले 10 सालों में ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो चलती हुई सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, जो चल रही है, और रात को तोड़ते हैं और सुबह जो है चीफ मिनिस्टर बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तो इंडी गठबंधन के लोग एक्सपर्ट नहीं हैं। जी बिल्कुल। इस पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया में और नतीजों के बाद में सबसे अहम भूमिका इस देश में अगर किसी की रही है तो इस देश के मनुवादी और जातिवादी मीडिया की ही देखी गई है, जहां पर सरकार बनने से पहले एग्जिट पोल से लेकर तो सरकार बनने के पहले अगर चुनावी जिस तरीके से अगर बात करेंगे तो चुनावी जो जनसभाएं जारी थी उस वक्त 400 पार का नारा, इसको जिस तरीके से सही साबित करने की कोशिश, ये तमाम चीजें बहुत बड़े प्रचार तंत्र में देखी गई। और सबसे बड़ा शिकार इसमें जो बहुजन समाज हुआ है, इस मुताबिक जिस उम्मीदों के आधार पर वोट किया गया था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इस देश के अंदर में जो 5 किलो राशन मिल रहा था वो 10 किलो मिलना शुरू हो जाएगा, 1-1 लाख रुपए खाते में आएंगे, ये तमाम जो प्रचार तंत्र बहुत बड़े मजबूती से काम किया। लेकिन अब कहने के बड़ा सवाल ये है कि जब संसद में इन चीजों को लेकर या फिर जनता के बीच में इन चीजों को लेकर सवाल उठाए जाएंगे, तो क्या एनडीए गठबंधन फिर एक बार उन्हीं मुद्दों को लेकर कहने के चुनावी इस आने वाले भविष्य में देखा जाएगा, या फिर इंडिया गठबंधन के पाले से जो सवाल या फिर जो मुद्दे उठाए गए थे उसके को लेकर कैसा वो फेस करेंगे, और बहुजन समाज के लिए कितना ज्यादा आवश्यक है अब अपनी राजनीति को एक मजबूती से खड़ी करना। जी इसमें आज देखिए पराग जी, यहाँ एनडीए और इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो दोनों की जो प्रमुख पार्टियां हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, अगर हम हमारे बहुजन आंदोलन को देखते हैं, बहुजन आंदोलन को पढ़ते हैं, तो दोनों को एक ही तरीके से देखा जा रहा है। विचारधारा के नाम पर जो है यहाँ पॉलिटिकली जो तमाम राजनीतिक दल है वो काम करते हैं। क्या कुछ विचारधारा है? आज की तारीख में कांग्रेस ने भी जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया या फिर कांग्रेस ने जो बातें कही, उन्होंने भी 1 लाख देने की बात कही, 15-15 लाख की बात तो मोदी जी कह गए थे पिछले बार। इस बार इन्होंने 1 लाख की बात कही, लेकिन यहाँ पर रोजगार की बात, शिक्षा की बात, ये तमाम बातों को कांग्रेस ने भी इससे दूरी बनाकर रखा, या फिर इन चीजों को आज भी अगर इंडिया अलायंस की आज की वो तो है ही नहीं सत्ता में, लेकिन उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की ही राह पर जो जुमले होते हैं, जुमले वाली जो सरकार कही गई मोदी सरकार को, उन्हीं जुमलों की राह जो है वो कांग्रेस ने भी पकड़ी थी। तो दोनों के दोनों में ऐसा कुछ खास फर्क नहीं नजर आया। उन्होंने 5 किलो राशन की बात कही, इन्होंने 10 किलो राशन की बात कही। तो इसका मतलब ये है कि ना भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने देना चाहती, ना कांग्रेस इस देश के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने देना चाहती है। तो दोनों की विचारधारा ही नहीं बल्कि कार्यशैली, नीयत भी उसी प्रकार की है। आज की तारीख में आप देखिए, जो इंडिया अलायंस है, जय संविधान जय लोकतंत्र के जो नारे लगा रहे हैं, वो जय हिंदुस्तान भी बोल रहे हैं। जो हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी की टर्मिनोलॉजी में आता है। इंडिया अलायंस अगर उनको अपने अलायंस का नाम, फिर उन्होंने इंडिया क्यों रखा, उन्होंने अपने अलायंस का नाम हिंदुस्तान रख देते। आज राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं रायबरेली में और लगभग 16 बार हिंदुस्तान इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कोई दूसरा तीसरा नहीं कर रहा है, बीजेपी को मजबूत करने का काम कांग्रेस ही कर रही है।
अलग अलग तरीके से, चाहे वो टर्मिनोलॉजी की बात हो, चाहे वो जिस प्रकार से घोषणाएं और आश्वासन दे रहे हैं उस प्रकार से। और हम बार बार ये कह रहे थे कि दोनों की दोनों जो पार्टियां हैं, स्नेहा दोनों जी, की थोड़ी सी दोनों, सॉरी, जी जी आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपनी नेशनलिटी के बारे में श्योर नहीं है कि उनकी नेशनलिटी क्या है। अच्छा, ये भी बात हो सकती है कि उन्हें नहीं सब वो अभी कंफ्यूज होंगे कि वो कहाँ के हैं। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि जो टर्मिनोलॉजी भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर में इस्तेमाल करती है, उसी टर्मिनोलॉजी को अगर आज कांग्रेस भी इस्तेमाल कर रही है, इसका मतलब दोनों की जो जड़ें हैं वो एक ही है। और माननीय कांशीराम साहब की बात बार बार हम दोहराते रहते हैं, आज फिर दोहराएंगे। और जब जब भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात होगी, हम यही बात कहेंगे कि एक सांप नाथ है, एक नाग नाथ है, बहुजन समाज इनसे संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि ये जब भी शासन सत्ता में आते हैं ये भूल जाते हैं। कांग्रेस के नेता डॉक्टर वरुण पुरोहित ने कहा कि कोई बात नहीं है, जाति जनगणना हमारा मुद्दा नहीं है। जाति जनगणना के नाम पर राहुल गांधी गली गली घूम रहे थे और वोट मांग रहे थे, कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये नेता ये जो नारा था ये तो रिलेट कर रहा था जाति जनगणना से। उन्होंने कहा कि हम गिनती करवाएंगे। वही नाटक जो है तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर करके देखा। तो ये जाति जनगणना, अब वो कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा नहीं है, अब कह रहे हैं आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। वो पुरोहित कह रहे हैं टीवी चैनल पर आकर मीडिया में बैठ के कह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आर्थिक आधार पर जो है आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसका मतलब ये समझ आता है कि कांग्रेस ने जितना भी प्रोपोगंडा अभी चलाया बाबा साहब की तस्वीर और संविधान को लेकर, ये जुमला था, सेम उसी प्रकार से जो जुमला 2014 में भाजपा के माध्यम से दिया गया, 2019 में भाजपा के माध्यम से दिया गया और 2024 में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर जुमला दिया। तो इसमें कुछ खास हम फर्क नहीं देखते हैं पराग जी। दोनों की दोनों इसी प्रकार की पार्टियां हैं, एक विचारधारा पर काम करती है। सिर्फ खाली उनका कांग्रेस के अंदर सिर्फ इतना फर्क है कि वो अपने आप को सेकुलरिज्म का ड्रेस पहनाकर लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तावित करती है, अपने आप को जो है रिप्रेजेंट करती है। बाकी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा फर्क नहीं है। जी पराग जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम एक बहुत अहम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से मोदी के मंत्रिमंडल में सवर्णों का बोलबाला दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से भागीदारी के नाम पर ओबी समाज को, दलित समाज और आदिवासी समाज को मंत्री पद तो दिया गया है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इनके पाले से जो काम किए जाएंगे, इनकी नीयत कितनी साफ है, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से ही जो इतिहास रहा है कि इसके विचारधारा के ही तले अपने कामों को अंजाम देंगे। इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत में हमारे साथ एडवोकेट अभिषेक कुमार जी मौजूद थे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। इसी के साथ साथ हमारे नेशनल चौपाल चैनल के को फाउंडर इंजीनियर स्नेहा जी मौजूद थे। आप दोनों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया के जरिए अपने जो विचार है वो हमसे साझा करने की कोशिश की है। आज की चर्चा में इतना ही। आज की चर्चा को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, नई चर्चा में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।